हेलो एवरीवन। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है इस चैनल पे और आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे मुगलों के बारे में। जो लेटर मुगल्स आए आपके लेटर मुगल्स जो हमारे को कब से दिखते हैं, जो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद हमारे को देखने को मिलते हैं 1707 से लेकर 1857 तक, जब तक इनका डिक्लाइन नहीं हो जाता। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आज जो फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी वो मॉडर्न हिस्ट्री में रहेगी। हमारे पास जो लेटर मुगल्स थे, क्या क्या कॉजेज रहे जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, तो हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। कौन कौन से रूलर रहे, कैसे उनका पतन हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज से जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के में भी क्या पढ़ेंगे हम, जो उत्तरवर्ती मुगल रहे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्तरवर्ती मुगल कौन है उसके बारे में जानेंगे। उत्तरवर्ती मुगल या लेटर मुगल्स कौन रहे, जो कौन से रहे, जो 1707 के बाद 1707 के बाद जो भी मुगल आए, कब तक, 1857 तक, 1857 तक, 1857 तक उनको क्या बोला जाता है, लेटर मुगल बोला जाता है। तो जो ये लेटर मुगल थे, इस टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है, जो इनका जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है। कब से हो जाता है, 1707 के बाद। 1707 के बाद क्या हो जाता है, मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसके बाद हमारे को ऐसा दिखता है कि कोई भी इनमें स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। इनमें जो बाद में जो देखने को मिलता है हमारे को, कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से इनका पतन हुआ, उसके लिए कुछ ना कुछ कारण भी रहे होंगे। जो इनके जो मेन कारण रहे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि किस तरह से क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो मुगलों का पतन हुआ, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लेटर मुगल्स में कौन कौन से राजा रहे या कौन कौन से लेटर मुगल्स उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके टाइम पीरियड पे कौन कौन सी घटनाएं घटी या कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें कॉजेज क्या रहे इनके पतन के, कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल। सबसे पहले जो मेन कारण दिखता है हमारे को इनके लिए, वो दिखता है सक्सेशन के लिए वॉर चले इनके बीच में। पहला तो जो सक्सेशन के लिए इनके बीच में वॉर चले, सक्सेशन के लिए जो वॉर चले इनके बीच में, हमारे को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे को देखने को मिलता है 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब थे जो लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर भी बोला जाता है कि मुगल एम्पायर में लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर रहे औरंगजेब। 1707 में क्या हो जाती है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 1707 में क्या हो जाती है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, इनके लिए जो राजगद्दी के लिए क्या चलते हैं, युद्ध चलते हैं, क्योंकि इनमें कोई ऐसा नियम नहीं था कि किसको गद्दी पर बिठाना था। तो इसके लिए क्या चलते हैं, सक्सेशन के लिए युद्ध चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मोस्ट ऑफ टाइम जो भी इनका ध्यान था वो किसके ऊपर था, गद्दी को हासिल करने के लिए रहा। जिसकी वजह से क्या हो गया, एम्पायर कमजोर होने लगा। जिसकी वजह से क्या हो गया, एम्पायर धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर होता जा गया, कमजोर हो गया। जिसकी वजह से क्या करके इनका पतन होना स्टार्ट हो गया। दूसरा, ऐसा भी बोला जाता है कि जब औरंगजेब थे तो उस टाइम से ही मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था। मुगलों का डिक्लाइन कब से स्टार्ट हो चुका था, ऐसे में देखा जाए तो औरंगजेब की कुछ मिसगाइडेड पॉलिसीज भी रही। मिसगाइडेड पॉलिसीज
मिसगाइडेड जो पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब रही उसकी वजह से भी क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ। और नेक्स्ट है कुछ एक्सटर्नल इन्वेजन भी हुए इनके ऊपर, एक्सटर्नल जो इन्वेजन हुए जो मेनली कहाँ से होते हैं, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से होते हैं। कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे इनके सामने, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी इनके सामने थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस में अगर हमें देखने को मिलता है मेनली इनके ऊपर क्या हुआ है, अटैक हुए, कुछ फॉरेन अटैक हुए। अटैक में भी मेनली हमारे को दो अटैक देखने को मिलते हैं, एक अहमद शाह अब्दाली और एक नादिर शाह का। सबसे पहले नादिर शाह का अटैक हो जाता है इनके ऊपर। नादिर शाह 1738 और 1739 में क्या हो जाता है, 1738 एंड 1739 में क्या करते हैं, नादिर शाह इनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं और भी कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक बैटल ऑफ करनाल फेमस है, 1739 में होता है जब नादिर शाह इनके ऊपर अटैक करते हैं। और वो यहाँ से क्या करते हैं, इनका जो पिकॉक थ्रोन है उसको भी देखे जाते हैं, कोहिनूर जो डायमंड था उसको भी। उसके बाद हम अगर हम नादिर शाह की बात करें तो ये पर्शियन एम्परर थे। ये क्या थे, पर्शियन एम्परर थे। ये कौन से थे, ये थे पर्शियन एम्परर। इसके बाद जो दूसरा अटैक होता है वो आफ्टर द डेथ ऑफ नादिर शाह की कब डेथ हो जाती है, 1747 में इनकी डेथ के बाद अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी जो गद्दी पर बैठते हैं वो अटैक करते हैं। उसके बाद भी मुगल इनके साथ क्या करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, इसलिए 1751 और 52 में इनके साथ समझौता करने के लिए पंजाब को इनको दे देते हैं, बट वो समझौता भी ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं इनके ऊपर और ये और भी वीक हो जाते हैं। फिर फाइनली हमारे को देखने को मिलता है कि ये एक्सटर्नल जो भी अटैक हुए इनके ऊपर, ये हमारे को मेनली नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर से है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से देखने को मिलते हैं। ये इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया और वहां से क्या हो गए, इनके ऊपर अटैक हो गए और धीरे धीरे ये कमजोर होते चले गए। तो ये कुछ एक ये कारण रहे। उसके बाद इनके कुछ इंटरनल क्राइसिस भी रहे। इंटरनल क्राइसिस में भी हमारे को देखने को मिलता है किस तरह से जो नोबल्स हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं। दूसरे इनके इंटरनल चैलेंजेस भी कुछ कम नहीं थे, जिस तरह से हमारे को देखने को मिलता है कि राइज ऑफ एस्पिरेशनल पावर, राइज ऑफ एस्पिरेशनल पावर। राइज ऑफ एस्पिरेशनल पावर हमारे को देखने को मिलता है इनके चैलेंजेस। और क्या देखने को मिलता है, जिस तरह से मराठा स्ट्रांग हो रहे थे, राजपूत हो गए, जाट हो गए, तो ये सभी क्या हो रहे थे, स्ट्रांग होते जा रहे थे और ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम बन चुके थे अब धीरे धीरे। उन इसके बाद इनके ऊपर था जमींदारी और जागीरदारी क्राइसिस भी रहा इनके लिए। जमींदारी एंड जागीरदारी क्राइसिस भी रहा, एंड जागीरदारी क्राइसिस। तो ये भी कुछ एक कारण रहे। उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है जो सक्सेसर रहे वो वीक थे। सक्सेसर जो भी आगे के राजा हैं वो काफी ज्यादा वीक थे। वीक सक्सेसर भी एक तरह से इनके लिए प्रॉब्लम रही। वीक सक्सेसर, जो भी आगे के राजा है वो काफी वीक थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, मुगलों का डिक्लाइन हो गया। ये कुछ एक कारण रहे जिसकी वजह से मुगल क्या करते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। अगर हम डिक्लाइन का पीरियड देखें तो जो पहले के मुगल थे, आपको जैसे पहले ही पता है कि मुगलों की जो सत्ता है भारत में कब से स्टार्ट होती है, वो होती है 1526 में। 1526 में
क्या होता है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हो जाता है, बाबर क्या यहाँ पे जीत जाते हैं, किससे, इब्राहिम लोदी से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 1526 में, और यहाँ पे बाबर जीत जाते हैं इस युद्ध को। बाबर जीत जाते हैं। जब बाबर जीत जाते हैं उसके बाद हमारे को पता है हुमायूं आ जाते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आ जाते हैं, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और लास्ट जो स्ट्रॉन्ग एक तरह से मुगल रूलर रहे वो रहे औरंगजेब, जिनकी फाइनली कब डेथ हो जाती है 1707 में। उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है कि लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, अब कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और धीरे धीरे ये कब तक चलता है, टिल 1857 तक। 1857 में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, जिसके बाद जो फाइनल रिवोल्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, फाइनली इनका यहाँ से पतन समाप्त हो जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कुछ चीज़ें इनके बारे में, फिर कुछ एक रूलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने कार्य किए, किस तरह से उनके जो राइज कर रही थी पावर उस टाइम, उनके साथ उनके किस तरह के संबंध रहे, क्या क्या कार्य किए, या क्या क्या ऐसी घटनाएं उनके टाइम पीरियड पे घटी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से स्लाइड में देख सकते हैं आप, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, क्योंकि उसके बाद के सम्राट अनुभवहीन और अयोग्य थे। हमारे को देखने को मिलता है कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो मुगल एम्पायर को सस्टेन कर सके या उसको फिर से वैसा ही स्ट्रॉन्ग बना सके। उत्तराधिकार के युद्धों से साम्राज्य में अस्थिरता आई और प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं बढ़ गई। इसके कारण क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा शक्तिशाली हो गए, और धीरे धीरे मुगल शक्ति का क्या हो रहा है, पतन होता जाता है। तो हमारे को देखने को मिलता है वॉर ऑफ सक्सेशन जिस तरह से हुआ, कुछ जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनकी, जैसे मराठा हो गए, वो शक्तिशाली हो गए। तो ये कुछ एक कारण हमारे को देखने को मिलते हैं। जो 1707 के बाद जो भी मुगल आए उनको क्या बोला जाता है, लेटर मुगल या उत्तरवर्ती मुगल भी कहा जाता है। अब हम कुछ एक मुगल जो जो रहे 1707 के बाद में उनके बारे में देखेंगे। हमारे को जो सबसे पहले देखने को मिलता है उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम, अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ द लेटर मुगल रूलर, तो सबसे पहले हमारे को देखने को मिलते हैं बहादुर शाह 1707 से 1709। बट जो एक्चुअल टाइम पीरियड इनका रहा जब ये राजा बने, वो हमारे को 1709 में दिखता है, क्योंकि दो जो साल रहे इनके वो सक्सेशन के युद्ध में ही बीत गए। 2 साल क्या रहे, जब राजगद्दी के लिए युद्ध चले तो 2 साल ये इसी में ही इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से कब होता है 1709 में ये गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद जहंदर शाह आते हैं। जहंदर शाह दूसरे रूलर हमारे को देखने को मिलते हैं, जो 1712 से 1713 तक शासन करते हैं। उसके बाद फरुख सियार आ जाते हैं, जो 1713 से 1719 तक आते हैं। उसके बाद रफी उद दरजात आ जाते हैं 1719 में, ये शॉर्टेस्ट पीरियड तक रहते हैं। उसके बाद रफी उद दौला हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह हमारे को मोहम्मद शाह फर्स्ट देखने को मिलते हैं। तो 1719 से 1748 तक ये रहते हैं। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 तक 1754 तक रहते हैं। उसके बाद आलमगीर सेकंड रहते हैं, जो 1754 से लेकर 1759 तक रहते हैं। उसके बाद शाहजहां थर्ड हमारे को देखने को मिलते हैं, जो 1759 से 1760 तक रहते हैं। उसके बाद शाह आलम सेकंड, उसके बाद वो 1760 से 1806 तक रहते हैं। उसके बाद अकबर शाह सेकंड 1806 टू 1837 तक ये रहते हैं। उसके बाद लास्ट जो रूलर रहते हैं हमारे पास बहादुर शाह सेकंड, जो 1837 से लेकर 1857 तक रहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइनली मुगलों का यहाँ पे एंड हो जाता है। फाइनली मुगल क्या हो जाता है यहाँ पे एंड
हमारे को देखने को मिलता है मुगलों का जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह, इनको क्या किया जाता है, एग्जाइल में भेज दिया जाता है। एग्जाइल में कहाँ पे भेज दिया जाता है इनको, रंगून में भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जिसके बाद इनकी डेथ कब हो जाती है 1862 में। इसके साथ क्या हो जाता है, हमारे को ऑफिशियली 1857 में ही देखने को मिलता है कि मुगलों का क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, मुगल का यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम एक एक करके रूलर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने कार्य किए, कौन कौन सी ऐसी विशेष घटनाएं उनके समय में घटी, और कुछ एक जो इंसिडेंट रहे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह, जिनका एक्चुअल में जो नेम है, उनको मुअज्जम भी बोला जाता है। उनका जो एक्चुअल नेम था वो मुअज्जम था। जो टाइटल दिया गया था इनको, जो टाइटल, जिस टाइटल के साथ ये गद्दी पर बैठे थे, ये एक्चुअली बहादुर शाह जो था, इनके लिए टाइटल दिया गया था बहादुर शाह। ये एक्चुअली टाइटल था। ये एक्चुअली में गद्दी पर बैठे थे 1709, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, 1709 से 1712 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 साल तक क्या किया इन्होंने, युद्ध में ये व्यस्त रहे। किसके लिए, जो सक्सेशन के लिए वॉर चले उसमें ये व्यस्त रहे। इनको जो बोला जाता है, इनको शाह ए बेखबर भी बोला जाता है। ये जो इनको टाइटल दिया गया था वो दिया गया था काफी खान के द्वारा। काफी खान के द्वारा, ये किसके द्वारा दिया गया था, काफी खान के द्वारा। 63 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। वित्तीय स्थिति, उनकी उदारता से वित्तीय स्थिति खराब होगी। हमारे को देखने को मिलता है जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इस टाइम, फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गई थी, फाइनेंशियल जो कंडीशन थी जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके लिए कुछ एक कारण रहे, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी मनसबदारी सिस्टम ये कौन लेके आए थे, मनसबदारी जो सिस्टम लेके आए थे वो अकबर लेके आए थे। बट धीरे धीरे हमारे को देखने को मिलता है जो ये मनसबदारी सिस्टम है, ये क्या हो जाता है, इनके लिए एक तरह का बर्डन बन जाता है। जैसे हमारे को औरंगजेब के टाइम पीरियड पर देखने को मिलता है बहुत ज्यादा मनसबदार हो जाते हैं, तो ये भी इनके लिए क्या हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन एक तरह से बन जाता है। तो वित्तीय स्थिति तो खराब हो चुकी थी। धार्मिक दृष्टिकोण, वह हिंदुओं के सहिष्णु था, किंतु उसने कभी जजिया कर को समाप्त नहीं किया। हमारे को देखने को मिलता है हिंदुओं के प्रति तो इसका क्या है, एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे को देखने को मिलता है, बट इसने कभी भी जजिया कर को समाप्त नहीं किया। जजिया कर क्या था, एक तरह का टैक्स था। जजिया कर क्या था, एक तरह का टैक्स था जो किससे लिया जाता है, जो नॉन मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम से क्या दिया जाता है, जजिया कर लिया जाता था। तो नॉन मुस्लिम से जजिया कर लिया जाता था। तो इस तरह से हमारे को देखने को मिलता है कि बहादुर शाह फर्स्ट। अब देखते हैं हम इनके जो कुछ राइज कर रही थी पावर, जो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ किस तरह के संबंध रहे, या इन्होंने कौन कौन से काम किए इनके टाइम पीरियड पर। हमारे को देखने को मिलता है अभी गुरु गोविंद सिंह की भी डेथ हो जाती है, उसके बाद बंदा बहादुर किस तरह से स्ट्रांग होते हैं और किस तरह से इसको उसको टैकल करते हैं। तो अब हमारे को देखने को मिलता है बहादुर शाह क्षेत्रीय शक्तियों के साथ किस तरह के संबंध रहे। तो मराठों के साथ अगर हम देखें तो मराठों के साथ उनका मेल मिलाप उत्साहहीन था, और बहुत साहु को वैद मराठा सरदार सम्राट नहीं मानता था। उन्होंने मराठा को दक्कन की सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया, किंतु चौथ का नहीं, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। अब हमारे को देखने को मिलता है जिस तरह से ये क्या कर रहा है, दूसरों को संतुष्ट करने का काम कर रहा है। ये नहीं चाहता कि कोई भी और ट्रबल क्रिएट हो जिसकी वजह से एम्पायर और वीक हो जाए। अब वीक तो हो ही रहा था। हमारे को पहले भी देखने को मिलता है, जब हमारे को देखने को मिलता है जब औरंगजेब यहाँ का गवर्नर था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां, तो ये यहाँ पे क्या, मुगल यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो अब क्या हो रहा है, मुगलों का जब क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो ये कमजोर भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सरदेशमुखी के अधिकार थे दक्कन क्षेत्र के, वो किसको दे दिए जाते हैं, मराठा को दे दिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने चौथ का अधिकार नहीं दिया, कभी भी इन्होंने क्या किया, चौथ का अधिकार नहीं दिया।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनके अन्य शक्तियों के साथ किस तरह के संबंध है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जाटों के साथ अगर संबंध की बात करें, उन्होंने जाटों का विशेष रूप से जाट प्रमुख चूड़ामण और बुंदेला प्रमुख 76 साल का सिखों के विरुद्ध युद्ध में समर्थन दिया था। तो हमारे को देखने का मिलता है कि जाटों का तो इन्होंने साथ दिया किसके अगेंस्ट, सिखों के अगेंस्ट। सिखों में भी हमारे को देखने को मिलता है जब तक बहादुर शाह था उस टाइम बंदा बहादुर काफी एक्टिव हमारे को देखने को मिलते हैं। बंदा बहादुर काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम इन्होंने किसका साथ दिया था, जाटों का दिया था। तो इस तरह से इसके अगेंस्ट इन्होंने कई कार्य भी किए। बहादुर शाह सिखों के साथ संबंध अगर देखें, गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह को तो प्रदान किया, लेकिन बंदा बहादुर के साथ क्या थे, इनके अमैत्रीपूर्ण संबंध था। साथ ही बंदा बहादुर के साथ युद्ध अवधि के दौरान उनकी मृत्यु होगी 1712 में। अब हमारे को देखने को मिलता है जो फर्स्ट जो मुगल रूलर रहे आफ्टर औरंगजेब, तो 1709 से 1712 तक रहते हैं हमारे पास बहादुर शाह। अगर हम कंक्लूड करें इनके टाइम पीरियड पे, कुछ एक जो मेन पॉइंट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, एक तो इन्होंने क्या किया, जो सरदेशमुखी के अधिकार थे वो किसको दे दिए गए, मराठा को दे दिए गए। दूसरा, इनके क्या हो गए, इन्होंने जजिया कर को कभी समाप्त नहीं किया, जजिया कर को कभी समाप्त नहीं किया। और इनके देख सकते हैं हम, गुरु गोविंद सिंह को तो उच्च मनसब प्रदान किया, लेकिन बंदा बहादुर के साथ क्या थे, अमैत्रीपूर्ण संबंध रहे। तो ये कुछ एक इनके टाइम पीरियड पे की कुछ घटनाएं हमने देखी। अब हमारे पास जो सेकंड रूलर आते हैं, जहंदर शाह, जो सेकंड रूलर है वो है जहंदर शाह। जहंदर शाह कब गद्दी पर बैठते हैं, 1712 से लेकर 1713 तक रहते हैं। तो बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों के राजनीतिक क्षेत्र में एक नए प्रकार की राजनीति का उदय हुआ, जिसमें राजा निर्माता कुलीन और अमीर थे एवं शासक उनके हाथों की कठपुतली थे। तो जहंदर शाह बहादुर शाह के बेटों में से एक मुगल भारत का पहला कठपुतली शासक था। कुलीन जुल्फिकार खान वजीर ने जहंदर शाह के शासन के दौरान कार्यकारी बागडोर संभाली। अब हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही नए नए रूलर आ रहे हैं, तो अब इनके जो दरबार में है वो क्या हो रहे हैं, जो कुलीन वर्ग है या नोबल्स जिनको बोला जाता है, जो नोबल्स थे इनके दरबार में, वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। अब वो क्या हो रहे हैं, किंग मेकर बन रहे हैं। धीरे धीरे वो क्या बनते जा रहे हैं, किंग मेकर। जब ये किंग मेकर बनेंगे तो ये किसी को भी राजा बना देंगे। तो यही हमारे को देखने को मिलता है कि जहंदर शाह के टाइम पे अब क्या हो रहे हैं, जो कुलीन वर्ग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और ये किसको बिठाते हैं, जहंदर शाह। जहंदर शाह किसकी हेल्प से ये राजा बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं जुल्फिकार खान की वजह से। जुल्फिकार खान को बाद में ये क्या करते हैं, वजीर भी बना देते हैं। तो हमारे को अब देखने को मिलेगा कि जहंदर शाह के शासनकाल में कुछ उनकी विशेषताएं भी रही कि प्रशासन में क्या किया इन्होंने। जुल्फिकार खान की बात करें तो इनको पता था कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है एम्पायर की वो काफी ज्यादा खराब थी। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इनको पहले से पता था कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसको ठीक करने के लिए ये क्या लेके आ जाते हैं, इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम इजारा सिस्टम लेके आ जाते हैं ताकि क्या किया जाए, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किया जा सके। तो इन्होंने क्या किया था, राजस्व खेती जिसको बोला जाता है, इदारा सिस्टम लेकर आए थे। और जहंदर शाह के अगर हम बात करें, इनकी जो अन्य कैसे संबंध रहे, इनके अन्य शक्तियों या जो क्षेत्रीय शक्तियां राइज कर रही थी उसके साथ कैसे रहे। क्षेत्रीय शक्ति के साथ जुल्फिकार खान ने मराठों, राजपूतों और अन्य हिंदू सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। उन्होंने शाह को, ये शाह नहीं है एक्चुअली, ये मराठा है। मराठ मराठों किसको दिए थे, मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी भी प्रदान की गई। अब हमने देखा कि बहादुर शाह जब फर्स्ट आते हैं तो उनके टाइम पीरियड पे क्या होता है कि सरदेशमुखी के अधिकार किसको दिए जाते हैं, मराठा को दे दिए जाते हैं, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया था। वो चौथ का अधिकार किसने दे दिया, जहंदर शाह ने दे दिया। उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है कि धार्मिक दृष्टिकोण में अगर देखें, उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद एक और
दिखता है हमारे को। इन्होंने एक पिलग्रिमेज टैक्स होता था उसको भी वो फर्रुखसियार ने किया था। ये उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। तो ये क्या था, जजिया जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था। तो ये इनके टाइम पीरियड पे कुछ एक चीजें रही। इनके टाइम पीरियड पर जो मेन हमारे को देखने को मिलता है वो है, एक तो इनका सरदेशमुखी दे देना किसको, सरदेशमुखी के साथ चौथ का अधिकार देना किसको, मराठों को। दूसरा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, किंग मेकर के रूप में कौन आ रहे हैं, नोबल्स आ रहे हैं, जैसे कि जुल्फिकार खान को देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट बात रही इनके टाइम पीरियड पे, कि ये इदारा सिस्टम को लेकर आए थे। इनके टाइम पीरियड पर क्या किया गया था, इदारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इदारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, जुल्फिकार खान थे, जो कहीं ना कहीं एक किंग मेकर भी थे। अब हमारे को देखने को मिलता है, अब जो थर्ड जो रूलर आते हैं इसके बाद, वो है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार जो थर्ड रूलर है हमारे, वो है फर्रुखसियार। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 1713 से 1719 तक, 1730 से लेकर 1739 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। अब जो लास्ट जो हमारे रूलर थे जहांगीर शाह, उनको क्या किया जाता है, उनको मार दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर की हेल्प से, और फर्रुखसियार क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे को दो और किंग मेकर देखने को मिलेंगे। फर्रुखसियार 1713 में अपने भाई जहांगीर शाह को पराजित किया, और उनको मारने के बाद क्या कर जाते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं। वह सैयद बंधुओं शासन निर्माता सैयद अब्दुल्लाह खान और हुसैन अली खान मीर बख्शी की सहायता से सिंहासन पर बैठे। तो ये क्या करते हैं फर्रुखसियार, दो जो सैयद बंधुओं को देखा जाता है कि ये क्या हो रहे हैं, वो किंग मेकर के रूप में आ गए। इन्होंने किसको बना दिया, फर्रुखसियार को राजा बना दिया। अब इन्होंने क्या काम किए, इनके शासनकाल की कुछ विशेषताएं भी रही, तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। फर्रुखसियार के शासनकाल की कुछ विशेषताएं भी रही, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध किस तरह के रहे। सैयद बंधुओं ने सिख विद्रोहों को, विवादों को दबाते हुए मराठा जाटों और राजपूतों के साथ समझौता करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, ये एक तरह की पैसिफिक पीस करना चाहते हैं, किसके साथ, मराठा के साथ, राजपूत के साथ। ये अब ये नहीं चाहते कि कोई और ट्रबल हो या किसी और एक युद्ध में ये फंस जाए, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और जैसे ही वीक हो रहे हैं और वीक हो जाएं, तो ये नहीं चाहते। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, उनके साथ समझौता करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बट 1717 में फर्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई कई वाणिज्यिक अधिकार प्रदान किए और सीमा शुल्क प्रदान समाप्त कर दिया, और कहीं ना कहीं सीमा शुल्क भी इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अगर हम बात करें तो सैयद बंधुओं ने कई क्षेत्रों में जजिया और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। अब अगर हम इनका धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो उसमें से जो मेन आ जाता है जजिया, तो आपको पता ही है। एक और भी टैक्स होता है तीर्थ कर, जिसको पिलग्रिमेज टैक्स भी बोला जाता है, उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और 1719 में सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ मराठा पेशवा के साथ गठबंधन किया और मराठा सेना की मदद से फर्रुखसियार की हत्या कर दिया। अब हमारे को देखने को क्या मिलता है, जो इनके जो रिलेशन थे, जो नोबल्स के रिलेशन थे मराठा के साथ, क्या हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो ये इसी मराठा पेशवा को क्या करते हैं, बुलाते हैं और इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम था इन द मुगल हिस्ट्री में जब किसी मुगल एम्परर को मारा गया, उनके ही नोबल्स के द्वारा फर्स्ट टाइम किसी नोबल्स के द्वारा क्या की गई, अपने ही एम्परर को मारा गया। तो ये रहा इनका फर्स्ट टाइम। तो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से और वीडियोस लेके आएँ, ताकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकें। काफ़ी अच्छे से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, और टिल 1857 से लेकर 1947 तक हम देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से इंडिपेंडेंस तक हम चलेंगे।
इन्फिनिटी तक चलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।